नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने जॉब्स वाला के चैनल में स्वागत है। आज की इस क्लास में जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हम यूनिट 1 के टॉपिक ट्रेडिशनल फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस पर चर्चा करने वाले हैं कि परंपरागत जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, वो और उनका महत्व क्या है। इस पूरे टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास को चालू करने के पहले एक छोटी सी सूचना कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में नोट्स और संपूर्ण वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। आप में से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वह मुझसे इस नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ यूट्यूब में अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस प्रकार के जो कुछ वीडियोज हैं वो चंद वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। सभी वीडियो जहाँ पे अपलोड नहीं हो रहे हैं, सभी वीडियो लेक्चर और क्लासेस के लिए आपको बैच ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चालू करते हैं बिना किसी देरी के हम हमारे इस टॉपिक को। ये जो टॉपिक जैसा कि हमने नाम में देखा, ट्रेडिशनल फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस है, तो इसमें हम पहले ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में समझेंगे, देन उसके साथ में हम इम्पोर्टेंस को भी समझते जाएंगे। ठीक है। ये लेक्चर दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, आगे आने वाला है। ठीक है। चालू करते हैं क्लास को। ट्रेडिशनल फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल फूड एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। तो इंडियन जो क्विजीन है, इंडियन जो फूड्स है पूरा का पूरा, इट इज अ ब्लेंड ऑफ कल्चर, हेरिटेज, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस एंड डीप रूटेड फिलोसफी दैट कनेक्ट्स फूड विथ वेलबींग। इस चीज को समझो वापस से कि जो भारत का पूरा इंडियन क्विजीन है, वो तीन चीजों को क्या करता है, जोड़ता है। ये तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। पहला आता है उसमें ब्लेंड ऑफ कल्चर हेरिटेज, भारत की जो समृद्ध संस्कृति है ना। ये भारत की समृद्ध संस्कृति जो कई हिस्सों में डिवाइडेड है, वो उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का आपको भोजन पदार्थ मिलता है, खाद्य पदार्थ मिलता है। तो एक वो हो गया। दूसरा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, कि भाई हजारों सैकड़ों सालों से हमारा ये क्या है, प्रभाव देखने को मिल रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और इवन बिफोर दैट, बिफोर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज या प्री स्टोन एज से ही ये पूरा क्या है, टाइमलाइन देखने को मिलता है। और तीसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डीप रूटेड फिलोसफी। ये डीप रूटेड फिलोसफी हमारे यहाँ पे खाद्यान्न वाली क्या है, तो ये आयुर्वेदा में देखने को मिलती है ना। इसके बारे में हम अभी आज ही चर्चा करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर खाने के बारे में बताया गया है कि कौन सा खाना गरिष्ठ होगा, है ना, कौन सा खाना क्या होगा, पाचन योग्य होगा, कौन सा खाना पाचन योग्य नहीं होगा, है ना। तो खाने का भी हम डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फिलोसफिकल इफेक्ट, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन फूड हैज बीन शेप्ड बाय डिफरेंट एराज, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। अभी तो हमने जस्ट बात करी कि प्री हिस्टोरिक स्टोन एज से लेकर के आज तक हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, फूड की हिस्ट्री जब देखना चालू करते हैं, तो हर एरा में, हर कालखंड में क्या है, ये अलग अलग शेप में, अलग अलग रूप में दिखाई देता है, जिसको हम एक इवोल्यूशन की प्रोसेस से समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन क्विजीन। वैसे इस इवोल्यूशन को हमने हिस्ट्री ऑफ द फूड वाले टॉपिक के अंतर्गत ऑलरेडी देखा हुआ, उसका वीडियो अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। इसमें कल्चर हेरिटेज रहा, एक कि रीजनल वेरिएशन है कि भाई बिहार का खाना अलग है, केरल का खाना अलग है, मध्य प्रदेश का खाना अलग है। ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं कि भाई बिहार में ही ठेकुआ मिलेगा, पूर्वांचल में ही ठेकुआ मिलेगा, एमपी में नहीं मिलता है भाई। राजस्थान में ही और मालवा में ही दाल बाटी मिलती है, बाकी जगह नहीं मिलती है। ठीक है। तो कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ रीजनल वेरिएशन है। दूसरा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस तो है ही, प्री हिस्टोरिक, मॉडर्न, है ना। और फिलोसफिकल वेलबींग है, जिसमें हम एक न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट की बात करते हैं, जिसमें होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच क्या होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। तो हम एक ऐसी न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट कहाँ से लेकर के आते हैं, हमारे पास आयुर्वेद से लेकर के आते हैं। कहाँ से लेकर के आते हैं, आयुर्वेद से लेकर के आते हैं, ताकि वो हमको एक होलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड कर सके। ठीक है। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ द कुकिंग टेक्निक्स, कि समय के साथ कुकिंग टेक्निक हमारी कैसे बदलती गई। सबसे पहले हम शुरुआती चरण में रोस्टिंग करते थे, ऐसे ही हम उसी शुरुआती चरण में स्मोकिंग भी करते थे। ये स्मोकिंग मतलब सुट्टा फूंकना नहीं होता है। स्मोकिंग का मतलब होता है कि धुएं की आंच में किसी चीज को पकाया जाना। ठीक है। तो वो चीज होती है। दूसरा कि यूज ऑफ द टूल्स इन द मिडिल स्टोन एज, कि
किसी एक कालखंड में, खास करके जो मोनोलिथिक फेज आया, या यूं कह लें कि खास करके वो फेज आया जब हम पूर्ण रूप से स्टोन पर डिपेंडेंट थे। उस समय हमने क्या बनाए, स्टोन्स के हथियार बनाए, ताकि हम क्या कर सके, हंटिंग गैदरिंग कर सके, ताकि हम क्या कर सके, हंटिंग गैदरिंग के माध्यम से अपने लिए खाना इकट्ठा कर सके। ठीक है, तो वो चीज आ गया। इसके अलावा इफिशिएंट फूड प्रिपरेशन इन न्यू स्टेज निकल करके आया कि उस समय पॉलिश्ड फूड टूल्स मेड फूड प्रिपरेशन बिकेम मोर इफिशिएंट, कि भाई हम नए नए प्रकार के, अब मतलब होगा क्या, जब न्यू स्टोन स्टेज आएगी और स्टोन एज के बाद हम जब अगले चरण में जाएंगे तो कॉपर एज आ जाएगी, है ना। स्टोन एज के बाद, इतिहास आपने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो जानते होंगे कि स्टोन एज के बाद हम किस में आ जाते हैं, कॉपर एज में आ जाते हैं। मतलब इस धरती में जो सबसे पहली धातु खोजी गई थी वो कॉपर थी। जब हम कॉपर एज में आते हैं तो हम स्टोन की बजाय किसका यूज करना चालू कर देते हैं हथियार के तौर पर, कॉपर से बनी हुई चीजों का उपयोग करना चालू कर देते हैं। मतलब हम हमारी हंटिंग गैदरिंग की प्रोसेस को अब और अच्छा बना लेते हैं, किसकी मदद से, कॉपर की मदद से। ठीक है, इसके अलावा जब कॉपर से अगले चरण में जाएंगे तो मेटल में आप किस में आ जाएंगे, आयरन में। किस में आएंगे आप, आयरन एज चालू हो जाएगा। ठीक है, तो भाई उदाहरण के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले स्टोन एज चल रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉपर एज में फॉल करती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मतलब कि वैदिक सभ्यता जो आएगी वो किस में फॉल करती है, मेटल एज में फॉल करती है। उस समय हमारी एग्रीकल्चर, हमारा पल्सेस, हमारा मिल्स, वो सब क्या हो गया, बेहतर हो गया, और हमारी फूड हैबिट्स में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, तो इस कालखंड में जब हम मोस्टली क्या होते थे, प्री स्टोन एज में, है ना, हम मोस्टली क्या होते थे, नॉन वेजिटेरियन होते थे। तो यहाँ वैदिक सभ्यता तक आते आते हम वेजिटेरियन हो गए। क्यों, क्योंकि हम एग्रीकल्चर करने लग गए थे। एग्रीकल्चर क्यों करने लग गए, उसको हमने इसलिए समझा कि भाई हमारे पास मेटल आ गया था, मेटल से हम क्या कर सकते हैं, हल बना करके जुताई कर सकते हैं, इसलिए हम एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना चालू कर दिए। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ फूड और कुकिंग प्रैक्टिसेस चल रही थी। जैसे कॉमन फूड्स उस समय क्या होते थे, तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फूड था वो क्या था, बार्ले था। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फूड वैदिक सभ्यता में भी और इंडस सभ्यता में भी जो सबसे ज्यादा कॉमन रहा वो क्या था, जौ था या बार्ले था, जिसको वैदिक सभ्यता में एक अन्य नाम दिया गया है यव। इसके बारे में मैंने हिस्ट्री ऑफ फूड वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा राइस, सेसम सीड, पल्सेस हो गए, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत ही कुकिंग मेथड्स अपनाए गए, जैसे बॉइलिंग इन अ क्ले पॉट्स, रोस्टिंग ऑन अर्थ ओवंस हो गया। इसके अलावा यूटेंसिल्स कुछ मिले वहां से, जैसे एक फ्लैट मेटल प्लेट्स मिली हैं, है ना, क्ले प्लेट्स मिली हैं, ग्रेन स्टोरेज यूनिट्स मिली हैं, बॉइलिंग पॉट्स मिले हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें, एविडेंसेस वहां से मिले हैं अलग अलग प्रकार के, जो बताते हैं कि फूड प्रैक्टिस अच्छे तरीके से वहां प्रैक्टिस की जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आपका आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्विजीन। तो आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्विजीन आप देखना चालू करेंगे तो 4000 साल पहले से क्या है, ये दिखाई देता है ना, जिसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स दिखाई देंगे। उसी समय आपको प्रमोशन ऑफ फूड फूड्स इम्पैक्ट ऑन अ बॉडी एंड अ माइंड दिखाई देगा। ऐसे ही आपको एडवोकेसी फॉर अ फ्रेश, प्योर एंड बैलेंस्ड मील्स दिखाई देगा। ठीक है, कई सारी चीजों का उसी समय क्या है, प्रभाव उभर करके आता है, जो कि आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंस लेकर के आता है, किसमें, इंडियन क्विजीन में, है ना, किसमें, इंडियन क्विजीन में आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंस लेकर के आ रहा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब आता है इन्फ्लुएंस ऑफ आर्यन इन्वेजन ऑन इंडियन डाइट। अब एक थ्योरी मार्केट में चलती है, वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, है ना। ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले जो लोकल लोग रहते थे, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहते हैं, उन लोगों को हटा दिया किसने, आकर के आर्यन लोगों ने आकर के हटा दिया। ये थ्योरी एक बोगस थ्योरी है, बकवास थ्योरी है, जिसको भारत सरकार ने फाइनली एनसीईआरटी से भी हटा दिया है ना। नई नई जो एनसीईआरटी अब आ रही हैं, अगले साल से एग्जैक्टली पब्लिश होंगी, तो इनको हटा दिया गया इस थ्योरी को। बट फिर भी अभी समझने के लिए कि जब आर्यंस आए, मतलब क्या आया, आर्यंस के साथ वैदिक सभ्यता आई, तो 1500 बीसी के आसपास में, तो कुछ चीजें यहाँ पे आई, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द वैदिक ट्रेडिशंस। यहाँ पे वैदिक ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस किया गया, किसमें, हमारे फूड कल्चर में। ठीक है, बोले ये क्या था, तो वेजिटेरियनिज्म को बढ़ावा देना। क्या था ये,
यहाँ पर शाकाहारी को बढ़ावा दिया गया। दूसरा, इम्फेसिस ऑन वेजिटेरियन, वही अभी बात करी। इसके अलावा इमरजेंस ऑफ द कास्ट वेट फूड डिवीजन, मतलब कौन सी जाति के लोग किस प्रकार का भोजन करेंगे, उसकी जाति का हम उसी प्रकार से क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। ठीक है, कि यदि आप मांस खाते हैं तो आप इस पर्टिकुलर जाति के हो गए, यदि आप मांस नहीं खाते हैं तो आप इस पर्टिकुलर जाति के हो गए। ठीक है, तो ये जातियों के आधार पर भी क्या किया गया, भोजन का वितरण हो गया, अथवा आपके भोजन के आधार पे आपकी जातियों का वितरण हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इंडियन फूड फिलोसफी इज डीपली रूटेड इन हिस्ट्री, शेप्ड बाय एग्रीकल्चर, इन्वेजन्स एंड कल्चर इन्फ्लुएंसेस। हमारी जो इंडियन फिलोसफी है वो हमारे खाद्य के इतिहास में क्या है, फूड इतिहास में भी शामिल है। और इसको जो शेप मिलता है वो तीन कारणों से मिलता है। एक, एग्रीकल्चर की, समय के साथ हम एग्रीकल्चर करने लग गए, पहले नहीं करते थे प्री स्टोन एज में, और वैदिक सभ्यता आते आते हम करने लग गए, है ना, एक। दूसरा, इन्वेजन्स, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग आक्रांता भारत में हमले करने के लिए आए, यहीं पर रुक भी गए, तो वो सब भी अपने साथ क्या लेकर के आए, अपना एक क्विजिन लेकर के आए। ठीक है, इसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। द कनेक्शन बिटवीन फूड, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी रिमेन्स अ की एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन क्विजिन। हमको कहा जाता है कि हम खाना वही खाएं जो हमको हेल्थ भी प्रोवाइड करे और हमारे मस्तिष्क को भी सही रखे। खाना ऐसा नहीं खाना है जिससे सिर्फ शरीर बने, खाना ऐसा खाना है जिससे शरीर के साथ साथ दिमाग, मस्तिष्क और मन भी क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। ठीक है, वही खाना होता है। ठीक, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से। अब आता है प्राकृतिक स्वभाव और वर्गों के आधार पे खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, कि हम हमारे खाद्य पदार्थों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जैसा हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, इन खाद्य पदार्थों को हम डिवाइड करके कई नाम देते हैं, तीन नाम देते हैं एग्जैक्टली। ये तीन नाम इस चीज को के आधार पर निर्भर चलते हैं कि किस कनेक्शन के आधार पर, कि हमारा जो फूड है वो हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी दोनों को ध्यान में रखता है ना, उसके आधार पे हम ये क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। मतलब जो, जैसे सबसे पहले इसमें आता है सात्विक भोजन। तो ये जो सात्विक भोजन है ये हमारी स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ का मतलब क्या हो गया, पोषण और ऊर्जा, है ना, क्या मिलेगा भाई आपको, एनर्जी मिलेगी और न्यूट्रिशन मिलेगा। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब हो गया कि आपको माइंडफुलनेस मिलेगा, आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सात्विक भोजन, ये सात्विक फूड। हम इसको किसको कहते हैं, तो इट प्रमोट्स हार्मनी, इनर पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। भाई बोला ना, मानसिक शांति रहेगी, जब तक मानसिक शांति नहीं आएगी तब तक कैसे हार्मनी आएगी, कैसे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, कैसे आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आध्यात्मिकता मिलेगी, समझ रहे हो। ये हुआ प्रभाव। क्या होता है, सात्विक भोजन सबसे स्टैंडर्ड, सबसे अच्छा भोजन होता है। इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर को ऊर्जा देता है, मानसिक प्रसन्नता देता है। उदाहरण के लिए ताजे फल हो गए, जूस हो गया, शहद हो गया, गुड़ आदि आदि आदि, है ना। तो ये 100% क्या होता है, एक वेजिटेरियन सिस्टम पर आधारित भोजन होता है, जिसको हम सात्विक भोजन कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आता है तामसिक भोजन। नाम से ही लिख रहा, क्या पता चल रहा है कि ये तमस की कैटेगरी का है ना, तेज है इसमें बहुत ज्यादा, यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो बोले ये कैसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो यह पॉजिटिव एनर्जी इमिट करता है, जबकि ये निगेटिव एनर्जी इमिट करता है। इसीलिए तो कहा गया है, जैसा खाइएगा वैसा ही सोचिएगा। तो तुम मांस खाओगे तो भाई तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि निगेटिव एनर्जी नहीं पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल निगेटिव ही आएगी, है ना। तो जैसा खाइएगा वैसा ही दिमाग क्या है, आपका काम करेगा। इसलिए अच्छा खाइए और अच्छा सोचिए। ठीक है, तो परिभाषा के तौर पे कहें कि इट प्रोड्यूसेस या गिव्स लो एनर्जी, एनर्जी दैट निगेटिवली अफेक्ट्स द बॉडी एंड माइंड। तो इसमें से नकारात्मक ऊर्जा क्या होती, इमिट होती है, जो कि हमारे शरीर और मानसिक स्थिति दोनों को प्रभावित करता है। इट लीड्स टू स्लगीनेस, है ना, यह हमको धीरा कर देता है, हमारे कार्य की गति को धीरा कर देता है, हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को कम कर देता है। स्लो डाइजेशन होता है इस चीज का। और रिड्यूस्ड मेंटल क्लैरिटी, है ना। इसमें सामान्यतः क्या क्या आता है, तो स्टेल हो गया मतलब बासी भोजन, फर्मेंटेड या किण्वित भोजन हो गया, हाईली प्रोसेस्ड फूड हो गया। इसके अलावा एल्कोहल, पोर्क, बीफ, सर्टेन टाइप ऑफ द फिशेस आदि आदि। तो लगभग मांसाहार पूरा हो गया। इसके अलावा बासी भोजन, फर्मेंटेड भोजन, प्रोसेस्ड भोजन, एल्कोहल आदि आदि सब क्या है, तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है, ये सब मत खाया करो। ठीक है, तीसरा आता है राजसिक भोजन।
राजा बना देगा। ये खाना खाओगे तो तुम राजा बन जाओगे। बोले कैसे? ये खाना आपको उत्साह देता है, ऊर्जा देता है। इट स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग एंड एनर्जाइजिंग बट कैन लीड टू रेस्टलेसनेस। इससे होता क्या है, लेकिन चिंता और बेचैनी भी बढ़ा सकता है। बढ़िया उत्साह आएगा, ऊर्जा आएगा, लेकिन एक निगेटिव इम्पैक्ट भी लेकर के आ रहा होता है। प्रभाव के तौर पे बात करें तो इससे महत्वाकांक्षा और जोश बढ़ता है, लेकिन मानसिक और शारीरिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए क्या हो सका? तो स्पाइसी भोजन हो गया, ऑयली हो गया, बहुत ज्यादा सॉल्टी हो गया, हैवीली सीजनड फूड हो गया, या फिर फ्राइड फूड हो गया, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर डिशेस हो गई। तो ऐसा कोई भी भोजन जिसमें मसाले, तेल, नमक, सीजन फूड्स है ना, फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो रासिक है। ऐसे सभी भोजन जिसमें मांस है ना और अल्कोहल, बासी भोजन, फर्मेंटेड भोजन है तो वो क्या है, तामसिक है। और ऐसे सभी भोजन जिसमें ताजे फल और सब्जियां शामिल है वो सब क्या कहलाता है, सात्विक भोजन कहलाता है। तो हम फिलॉसफी के आधार पे भोजन को 3 आधार पे डिवाइड कर सकते हैं। बोले फिलॉसफिकल कैसे? तो ये हमको पॉजिटिव एनर्जी देगा, हमेशा सकारात्मक रखेगा, अच्छा बना करके रखेगा, आध्यात्मिक शांति देगा, इनर पीस आएगी, बैलेंस आएगा। तामसिक भोजन के साथ नकारात्मक ऊर्जा आती है, शरीर सुस्त हो जाता है। और राजसिक भोजन के साथ उत्साह और ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है। इसके अलावा एक और डिवीजन हो सकता है भोजन का वर्गों के आधार पे, उनकी प्राकृतिक उत्पत्ति, पोषण मूल्य आदि आदि के आधार पे, जिसमें सबसे पहले आता है अन्न वर्ग। अन्न वर्ग में चावल, गेहूं, जौ और दालें हो गई। फिर आता है फल वर्ग, ऐसे ही पयो वर्ग जिनको पिया जाता है। मांस वर्ग आप समझ में रहे होंगे। इसके अलावा आता है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में हम किसको रखते हैं, किण्वित या फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स को, जैसे बियर हो गया, वाइन हो गया, शराब हो गई आदि। ऐसे ही सुख धान्य आता है ना। सुख धान्य के अंतर्गत हम सामान्यतः किनको रखते हैं, मिलेट्स को रखते हैं। किनको? मिलेट्स को, जिनको आज की तारीख में क्या कहा जाता है, सुपर फूड्स है ना। इनको आज की तारीख में क्या कहा जाता है, सुपर फूड्स। इसके अलावा आता है संविधान जिसमें दालें और फलियां हैं। ऐसे ही साकन होता है जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, कंदमूल, फल आते हैं। ऐसे ही सुप्यम होता है जिसमें मसाले और जड़ी बूटियां आदि आदि आता है। ठीक है। तो एक कैटेगरी ये भी होती है भोजन को डिवाइड करने की, कि अल्टीमेटली वह किस प्राकृतिक उत्पत्ति और पोषण मूल्य के साथ आ रहा है, जिसमें अन्न वर्ग, फल वर्ग, पयो वर्ग, मांस वर्ग, मध्य वर्ग, शुक धान्य, समिधान्य, सकना है ना, साकन और सुप्यम, ये इस प्रकार की चीजें क्या है, शामिल की जाती हैं। ये डिवीजन भी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है, ये सब हमको बहुत डिटेल में भी पढ़ना है, बस अभी हम ट्रेडिशनल फूड के अंतर्गत जाने वाले हैं थोड़ा सा, तो इसको देख रहे हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं, है ना। आपके शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज किसमें क्या है, उदाहरण क्या किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है। ठीक है। ये सोर्स क्या होते हैं इसके, सेरेल्स में राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले, मिलेट। इसके अलावा कुछ स्टार्ची रूट्स और ट्यूबर्स होते हैं, जैसे पोटैटोज हो गए, शकरकंद हो गया, याम्स हो गए, कसावा हो गया आदि, है ना। दूसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है प्रोटीन्स। ये हमारे शरीर में एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, मसल्स की रिपेयरमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, एंजाइम के रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। सोर्सेज क्या है, तो कुछ प्लांट से मिल सकते हैं, कुछ एनिमल से मिल सकते हैं, जैसे अंडा खाओ, मांस खाओ, मच्छी खाओ, है ना, तो भी मिल सकता है, दूध पियो। दूसरा प्लांट बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि पल्सेस हो गई, दालों में प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में होता है, जैसे लेंटिल्स, चिकपीज, ब्लैक ग्राम, चना, है ना। इसके अलावा लेग्यूम्स हो गए, नट्स हो गए, सोयाबीन्स हो गए, मखाना हो गया, इन सब में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो कुछ प्लांट बेस्ड, कुछ एनिमल बेस्ड। ठीक है। तीसरा हो सकता है वो कंपोनेंट फैट्स, कि ये एनर्जी ही देते हैं। मतलब तुम्हारे शरीर में तुमने क्या करना चालू कर दिया, व्रत रखना चालू कर दिया, मतलब तुम अब किसी भी प्रकार से कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो, तो भाई समय के साथ कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे शरीर में खत्म हो जाएगा। पहले ग्लूकोज पूरा खत्म होगा, फिर ग्लाइकोजन खत्म होगा, अब एनर्जी कहाँ से मिले, तुम तो खाना खा ही नहीं रहे हो, अनशन में बैठे हो, तो फिर तुमको एनर्जी कौन देगा, फैट देगा। ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी। इसके अलावा सपोर्ट सेल फंक्शन एंड एड्स इन द एब्जॉर्प्शन फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे एनिमल बेस्ड, बटर हो गया, क्रीम हो गया, सी फूड हो गया। कुछ प्लांट बेस्ड हो सकते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, सेसम ऑयल, ऐसे कई सारे क्या है, ऑयल सीड्स और ऑयल्स होते हैं जो फैट हमको प्रोवाइड करते हैं।
चौथी कैटेगरी आती मिनरल्स की। ये कई प्रकार के इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम है, वो हमको मिल्क, चीज, योगर्ट से मिलेगा और बोन हेल्थ के लिए आवश्यक होता है। ऐसे ही फॉस्फोरस है जो हमको डेयरी प्रोडक्ट और फिश नट से मिलता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, ये सब भी हमको अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं और इन सब के अपने अपने फंक्शन हैं। बोले आयोडीन की कमी हो जाएगी तो वाइटर हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो पोटेशियम चैनल बंद हो जाएंगे तो मसल का एक्शन बंद हो जाएगा। तो हर के अपने क्या है, कुछ ना कुछ एक्शंस हैं, कुछ ना कुछ क्या है, प्रभाव हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो गया तो बोले इससे क्या हो समस्या हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है यदि कम या ज्यादा हो गया तो, ठीक है। तो दोनों तरीकों से क्या है काम कर रहे होते हैं, कम की स्थिति में भी और ज्यादा की स्थिति में भी, ठीक है। यहाँ तक की बात। एक कैटेगरी इसी में आती है विटामिन। दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में जैसे विटामिन ए हो गया जो कि विजन और इम्यून फंक्शन के लिए आवश्यक है, वो फिश ऑयल, डेयरी और लीफी ग्रीन से मिलता है। विटामिन डी आपके बोन और बोन हेल्थ के लिए आवश्यक है, एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है ना, जो कि फिश और कॉड लिवर ऑयल से मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखना है, जैसे एक क्या होता है कॉड लिवर ऑयल होता है ना, कॉड फिश होती है ना। ऐसे ही एक क्या होता है सार्क होती है, सार्क फिश, तो सार्क लीवर ऑयल होता है। सार्क लीवर ऑयल से क्या मिलता है हमको, विटामिन ए मिलता है। कॉड लीवर ऑयल से हमको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। क्यों मिलेगा कॉड लीवर ऑयल से विटामिन डी, क्योंकि कॉड में क्या आता है, डी आता है, सार्क में क्या आता है, ए आता है। इस तरीके से ट्रिक में याद रखना है, ठीक है। विटामिन के क्या है के लिए भाई, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए है, जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स और लेग्यूम से मिल जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। वाटर सोल्यूबल में बात करें, B1 हो गया, थायमीन, B2 हो गया, राइबोफ्लेविन, ऐसे कई सारे विटामिन हैं, है ना। ऐसे ही B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, ये सब मल्टीपल सोर्सेज से हमको क्या है मिल सकते हैं। जैसे B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ये एकमात्र विटामिन है जिसमें केमिकल नेचर के तौर पे बात करें तो कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कोबाल्ट नामक धातु क्या होती है, इसके केमिकल कंपाउंड के तौर पे पाई जाती है, ठीक है। तो वो हो गया, वो कहाँ से मिलता है, मीट, पोल्ट्री, चिक पीस से मिलता है। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं। बीसी की बात करें जो कि एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी दर्शाता है ना, काहे कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी दर्शाता है। सोर्सेस क्या होते हैं इसका, तो सिट्रस फ्रूट इसका स्रोत होता है। वाटर को लेकर के बात करें तो ये इसेंशियल फॉर डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, टेम्परेचर रेगुलेशन है। सोर्सेस क्या है इसके, तो ड्रिंकिंग वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल, सूप्स और हर्बल टीज, ठीक है। तो ये उसके सोर्स होते हैं विटामिन सॉरी वाटर के, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों से आपको मिल सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर नॉर्मल आपका टैप वाटर हो गया, वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा आप बढ़िया बढ़िया वो खा रहे हैं, क्या मिलता है वो खरबूजा, तरबूजा, ये सब मिलता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, खीरा हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है वाटर कंटेंट होता है, तो आप उसको खा करके भी पानी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या है आपको डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, जितने हमने पीछे पढ़ा विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ताकि क्या हो सके, एक बैलेंस डाइट का निर्माण हो सके। और उस बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट अपना रोल प्ले करेगा ऊर्जा का, प्रोटीन अपना रोल प्ले करेगा शरीर वृद्धि का, फैट अपना रोल प्ले करेगा ऊर्जा का, विटामिन और पानी और सब अपना अपना रोल क्या है प्ले करेंगे, ताकि बेहतर जीवन का क्या है निर्माण हो सके, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या था, हमारा ट्रेडिशनल फूड का बात था। अभी इस ट्रेडिशनल फूड के टॉपिक में कुछ बातें बची हुई हैं, वो बातें क्या हैं, तो ट्रेडिशनल फूड के अंतर्गत हमको ट्रेडिशनल फूड क्या क्या होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमको हर राज्य में कौन सा ट्रेडिशनल फूड चल रहा है इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, और उसका क्या बेनिफिट होता है ना, उसको बारे में भी हमको क्या है चर्चा करनी है, जिसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप में से यहाँ तक जो भी लोग पहुँचे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन के साथ, ट्रेडिशनल फूड की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।